नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ब्राजील ने WTO में चीनी सब्सिडी पर विवाद समाप्त किया। दुनिया के दो सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश ब्राजील और भारत के एथेनॉल उत्पादन तकनीक में सहयोग को मजबूत करने से हुआ समस्या का समाधान। कपास की खेती से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। देश के कपड़ा उद्योग का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर $65 अरब के आंकड़े तक पहुंचा। इन्वेस्ट इंडिया ने कहा कि पीएम मोदी का फाइबर टू फैशन विजन देश के कपड़ा उद्योग को वैश्विक मार्केट में एक शक्ति बनने में कर रहा है मदद। दलहन उत्पादक किसानों की मेहनत और सरकारी मदद से अब देश में दलहन उत्पादन में 42.8% की हुई वृद्धि। कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक दालों के उत्पादन में 42.8% की बढ़ोतरी जारी। माना जा रहा है कि इससे अब देश में दलहन किसानों को मिल रहा है बेहतर मुनाफा। गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मोरबी में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 7 लोग लापता। तलाशी अभियान में जुटी टीम। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश ब्राजील और भारत एथेनॉल उत्पादन तकनीक में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन WTO में चीनी सब्सिडी पर उनका व्यापार विवाद खत्म हो जाएगा। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हासेंसी नोब्रेगा ने ये जानकारी दी है। भारत के कपड़ा उद्योग का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर $65 अरब के आंकड़े को छू सकता है। इन्वेस्ट इंडिया ने इसका अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में घरेलू और निर्यात बाजार के लिए कपड़ा उद्योग का उत्पादन 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2030 तक $350 अरब के आंकड़े को छू सकता है। यह अनुमान 2022 में भारतीय कपड़ा उद्योग के बाजार के आकार $165 अरब के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें $125 अरब का घरेलू बाजार और $40 अरब का निर्यात था। इन्वेस्ट इंडिया ने कहा कि पीएम मोदी का फाइबर टू फैशन विजन भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक मार्केट में एक शक्ति बनने में मदद कर रहा है, साथ ही स्थानीय प्लेयर्स के लिए क्षमता और प्रौद्योगिकी लाने में मदद कर रहा है। और दलहन उत्पादक किसानों की मेहनत और सरकारी मदद से अब देश में दलहन उत्पादन में 42.8% की वृद्धि हुई है। जी हां, कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि जहां एक ओर देश में वर्ष 2003 से 4 से वर्ष 2013-14 तक दालों के उत्पादन में 29.2% की वृद्धि हुई है, वहीं वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक दालों के उत्पादन में 42.8% की वृद्धि हुई है, जिससे अब देश में दलहन किसानों को बेहतर मुनाफा मिल रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने तथा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से ई समृद्धि पोर्टल शुरू किया है। सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से MSP पर इन दालों की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। मंत्री ने कहा कि देश इन तीनों फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। सरकार ने 2015 और 16 से दालों के उत्पादन में 50% की वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने और किसानों को दालों की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि देश ने मूंग और चने में आत्मनिर्भरता हासिल की है और उल्लेख किया कि देश ने पिछले 10 वर्षों के दौरान आयात पर निर्भरता 30% से घटकर 10% कर दी है। सरकार ने राज्यों से केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि देश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि दुनिया की खाद्य टोकरी भी बने। नकदी फसलों की ओर फसल विविधीकरण की आवश्यकता और मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण इनपुट जैसे कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में अधिकतम सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए भारत सरकार ने 150 दलहन बीज हब खोले हैं। कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जलवायु अनुकूल किस्मों और कम अवधि वाली उन्नत किस्मों को किसानों से उपयोग करने को कहा। कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे राज्य बीज निगमों को मदद करके अपने बीज वितरण प्रणालियों को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया में तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन होता है। खतरनाक बात यह है कि इसमें निकोटीन की मात्रा ज्यादा होने से ये सेहत के लिए खतरनाक कहा जाता है। लेकिन अब इस मामले में एक अच्छी खबर आई है। दरअसल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कहा कि हाल ही में प्रयोगशाला में निकोटीन की कम मात्रा वाला एक पौधा उगाया है। दावा किया गया है कि इस पौधे में निकोटीन की मात्रा 40 से 50% तक कम हो गई है। यानी तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर निकोटीन की नकारात्मक असर कम हो सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट में दी है। किसानों की तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा को कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कृषि वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पत्तियों से निकोटीन की मात्रा को 50% कम करने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले 1 साल से चलाए जा रहे 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के बारे में बताया कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए हैं। किसानों की आय दुगना करने के मकसद से CSIR ने लेमन ग्रास की खेती, लेवेंडर की खेती और उन्हें नई तकनीक की खेती के लिए हजारों किसानों की सहायता की है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। CSIR ने कहा है कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंबाकू के सेहत संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सॉल्यूशन खोजने की बात कही थी, तभी से इस मामले पर काम शुरू हो गया था। इस परियोजना के तहत लैब में तंबाकू का जो पौधा उगाया गया है उसमें निकोटीन की मात्रा 50% तक कम करने में सफलता मिली है। कहा गया है कि तंबाकू के पौधे में जीनोम एडिटिंग के जरिए इसमें निकोटीन की मात्रा को कम किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तंबाकू में की लत नहीं लगेगी। इसका सेहत पर दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों की सेहत को लेकर ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसके CSIR इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि प्रयोगशाला में ही तंबाकू के पौधे में निकोटीन की मात्रा को 70% तक कम किया जा सके। इसके बाद जो लोग तंबाकू का सेवन करेंगे, ये तंबाकू उनके स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की खोज धूम्रपान करने वालों की सेहत को निकोटीन से बचाने में काफी हद तक कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने किसानों के साथ साथ पशुपालकों के चहु विकास के लिए एक अनूठी योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसको किसानों को शॉर्ट टाइम में वापस चुकाना होगा। इस लोन की सहायता से राज्य के किसान कृषि हेतु कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और अपनी खेती की उपज को बढ़ा सकेंगे। देश में किसानों के साथ साथ अब सरकार का फोकस पशुपालकों को भी सशक्त करना है।
पशुपालन में निवेश के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को आसानी से ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार राज्य में जल्द ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत किसानों को 5 लाख गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों एवं पशुपालकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा शेड एवं खली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। शीघ्र ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने सहकारिता विभाग के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगों को स्वीकृति दी है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 41,000 सहकारी समितियों के 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों के 21,480 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी व 1,37,096 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी है। प्रदेश की लगभग 20% आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है। किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण और 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि किसानों को 100 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इसके लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपए के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 5% ब्याज अनुदान को 2% बढ़ाकर 7% किया गया है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में हो रही बारिश के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सैकड़ों बाढ़ प्रभावित निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा है। वलसाड के खंजनपालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसे एक शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। नवसारी को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग आज नवसारी के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा घाट लोदिया और नारायणपुरा में भारी जल भराव हो गया है। जल प्रवाह बढ़ने के कारण नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। और त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में रविवार को सुधार हुआ और कई स्थानों पर पानी का स्तर घटने लगा। हालांकि 1.17 लाख लोग अब भी विभिन्न जिलों में 525 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में अब तक 31 लोगों की जान चली गई है। राज्य में 19 अगस्त से लगातार तेज बारिश और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसमें करीब 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। राज्य में 2066 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 समेत कई महत्वपूर्ण राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि त्रिपुरा में गोमती समेत ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का शुरुआती आंकलन है। राज्य में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण करीब 20,300 घर आंशिक और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार कृषि क्षेत्र को 1,017 करोड़ और मत्स्य पालन क्षेत्र को 1,443 करोड़ का नुकसान हुआ है। पशु संसाधन एवं विकास विभाग की सचिव दीपा नायर ने बताया कि बाढ़ में 54,483 बड़ी मछलियां बह गई हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की 5 टीमें और नागरिक सुरक्षा तथा आपदा मित्र के 500 स्वयंसेवक राहत एवं बचाव अभियान में लगे हुए हैं,
हैं, वहीं दूरसंचार विभाग DOT त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय से 94% से अधिक दूरसंचार सेवाएं बहाल हो गई हैं। दूरसंचार विभाग ने त्रिपुरा में 22 अगस्त से 27 अगस्त 2024 तक इंट्रा सर्कल रोमिंग ICR लागू किया है। एयरटेल और जियो ने प्रभावित क्षेत्रों के सभी ग्राहकों के लिए अपनी प्रीपेड प्लान की वैधता 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान धान, मक्का और दलहन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलगम और गाजर की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में किसान मक्का, बाजरा और सभी सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान मटर की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड के भी किसान उड़द और मक्का के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड में इस समय तिल की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। पंजाब में किसान मक्का, कपास, मिर्च और धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पंजाब में ही मूंगफली में टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। हरियाणा के किसान अमरूद की पौध को फल मक्खी के संक्रमण से बचाने के उपाय कर लें। हरियाणा में इस समय नींबू, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेर और आंवला के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। उत्तर प्रदेश में ही किसान टमाटर और बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। मध्य प्रदेश के किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां ज्वार की फसल में फॉल आर्मीवर्म को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। गुजरात के किसान भिंडी को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में इस समय मटर की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के चुनाव के लिए 19 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पीडीपी ने उनके घोषणा पत्र की नकल की है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से कहा कि अगर उनके एजेंडे में कोई अंतर नहीं है तो पीडीपी को अपने उम्मीदवारों को चुनाव से हटा देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्माण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। लद्दाख में गठित हुए नए जिलों के नाम जंस्कर, द्रास, शाम, नोरबा और चांगथांग है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में भाजपा ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंगल कमल नामक प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 2 जून 1995 को बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर सपा की ओर से मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया था। तब कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी की। राजनाथ सिंह ने समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों और समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर किल द इविल संदेश के साथ रेत पर मनोरम कलाकृति बनाकर देशवासियों को बधाई दी। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने के फैसले पर बीकानेर के निवासियों ने खुशी जाहिर की है। सभी ने कहा कि सरकार की ये पहल सराहनीय है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।